भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली और मुजफ्फरनगर में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने किया व्यापक जनसंपर्क। सपा रालोद गठबंधन के नेताओं ने मथुरा में, बसपा प्रमुख मायावती ने सहारनपुर में और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ जिले में किया चुनाव प्रचार। विधानसभा चुनाव के 5वें और छठे चरण के लिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ नामांकन प्रक्रिया जारी। 5वें चरण के लिए 27 फरवरी और छठे चरण में 3 मार्च को होगा मतदान। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में कहा, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर होगा आधुनिक भारत का निर्माण। हाल में पेश हुए आम बजट के प्रमुख बिंदुओं पर की चर्चा। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पश्चिम यूपी में शामली और मुजफ्फरनगर में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने हरिद्वार की तर्ज पर मुजफ्फरनगर के चरथावल को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सुरक्षा के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। ये वैक्सीन उनके मुंह पर अब एक तमाचा है, तमाचा। और भाइयों बहनों, मैं आपको अपील करूंगा, अगर 100% लोगों ने वैक्सीन ली है, विपक्ष ने दुष्प्रचार किया था कि भाजपा वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, इस मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन ने लोगों की जान को बचाया है, तो भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारने की आवश्यकता है वोट के माध्यम से। अगर मोदी वैक्सीन बचाएगी तो मोदी वैक्सीन के साथ ही खड़े भी होंगे। जो बचाएगा उसी के साथ रहेंगे। भाइयों बहनों, विकास भी होगा, सुरक्षा का कार्यक्रम भी चलेगा, विकास भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और बुलडोजर भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग 2017 के पहले क्या स्थिति थी मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? न बेटी सुरक्षित थी, न हमारा अन्नदाता किसान सुरक्षित था। बेटी की सुरक्षा किस कदर खतरे में थी, ये तो मुजफ्फरनगर के दंगों ने देश और दुनिया के सामने बताया था, जब सचिन और गौरव जैसे नौजवान बहन की रक्षा करते करते बलिदान हो गए। लेकिन उस समय की सरकार और ये 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने में व्यस्त थी। एक दंगा करा रहा था, एक तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी की संवेदना यहां के किसान और यहां के नौजवानों के प्रति नहीं थी। जनपद हापुड़ में शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी केंद्र व राज्य सरकार ने लोगों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर महामारी के दौरान गरीब लोगों को अन्न देने की योजना हो। सभी योजनाएं देश के हर गरीब को दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल था, लेकिन जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब से अपराधी या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं। हमारे नेता, हमारे विपक्षी नेता ज्ञान की बहुत कमी रखते हैं, उनकी जानकारियां सीमित रहती हैं। उनको देश के विकास से मतलब नहीं था, उनको मतलब था अपने परिवार के विकास से, अपने वंश के विकास से, अपने घर के विकास से। इससे ज्यादा उनकी दूरी दृष्टि नहीं जाती थी। और आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि बैंक के खाते खुलवा करके गरीब आदमी, आज 45 करोड़ लोग हैं जो जनधन योजना के साथ जुड़ करके आगे बढ़े हैं। उसको हमको समझना है।
आगरा में 10 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर अब चुनाव प्रचार चरम पर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब होगा कानून का शासन तभी विकास करेगा योगासन। उन्होंने कहा कि सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमारे उत्तर प्रदेश में विकास 84 में से 83 योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया है और उस योगासन का नाम है शीर्षासन। आगरा का जहां तक प्रश्न है, चमड़ा उद्योग के मामले में सारी दुनिया में आगरा उद्योग जाना जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, इस स्कीम का फैसला जब से योगी आदित्यनाथ जी ने किया है बहनों भाइयों, तब से आगरा में भी चमड़े उद्योग में लगे हुए लोगों को भी काफी राहत मिली है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। बहनों भाइयों, यह भारत की हालत बनी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने मथुरा जिले के मांट विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सपा रालोद गठबंधन के दोनों प्रमुख नेताओं ने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और भाजपा पर सीधा हमला बोला। जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों की फसल को बर्बाद करने के लिए गोवंश की समस्या का कोई समाधान नहीं किया, वहीं किसानों की फसलों का कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार आते ही युवाओं के लिए भर्ती निकाली जाएगी, युवाओं को उम्र की भी छूट दी जाएगी। शहीद किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए से सम्मान दिया जाएगा और किसानों की याद में स्मारक भी बनाया जाएगा। देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ने पिछला कार्यकाल देखा है। करता रहूं, डबल इंजन की सरकार, उसे बंद कर दो यार। वो दो तो सही, किसान की आय दोगुनी, डीजल वो दो सही, खाद मिल नहीं रही और जितनी परेशानी सरकार दे सकती दी है यहाँ के लोग और आसपास के लोगों ने और प्रदेश के किसानों ने के खिलाफ आंदोलन। सरकार ये दबाना मैं दिलवा दूंगा वहाँ से, और जब 3 कानून वापिस ले लिए तो क्या हक में लिए हैं। संतोष जल्दी करना है, तुम दबा देना, ये रिकॉर्डिंग वाला दबा देना। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने वाले भावी मुख्यमंत्री कह दूं ना, माननीय अखिलेश जी, और आपके प्रत्याशी संजय लाठर जी और चौधरी चरण सिंह जी के समय से, चूंकि वो किसानों की बात थी, आपने इस क्षेत्र ने हमेशा कि जो लंबे समय आगे चलते हुए इस पथ पर जिसका लाभ कमेरा वर्ग को, किसान को मिले, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी को मिल पाए। न्याय की लड़ाई लड़ी, चौधरी साहब की उस विचारधारा को नई आगाज देना चाहते हो, नए पर देना चाहते हो, उसी समीकरण को खड़ा करने के लिए मैंने और अखिलेश जी ने गठबंधन बनाया है, किया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया है। आजादी के बाद कांग्रेस की ही अधिक समय तक सरकार रही, वो अपनी गलत नीतियों और दलित विरोधी होने के कारण सत्ता से बाहर हो गई। बाबा साहेब को कांग्रेस ने भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया। जब सत्ता से बाहर है तो महिलाओं की भागीदारी याद आ रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा पर भी प्रहार किए।
लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है और बीएसपी को सत्ता दिलाना है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कल लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश भर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेगी। श्री आठवले ने कहा कि वे स्वयं प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। अगर आरपीआई साथ में रहती है तो जो दलितों का वोट है, जो माननीय मायावती जी दलितों के वोट पर अपना हक जमा रही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को भी उस वोट पर हक जताने का अधिकार है। और अगर आरपीआई को एक 4-5 सीटें मिलती है तो बहुत सारा दलित समाज अपने साथ आएगा। इसी तरह की भूमिका मैंने जेपी नड्डा साहब को उनके सामने रखी थी, लेकिन सीटों के बंटवारों में आरपीआई को कोई सीट में मिली नहीं। रिपब्लिकन पार्टी के पास 50 लोगों के नामांकन, मतलब 50 लोगों ने हमारे पास एप्लीकेशन किया था और आरपीआई के टिकट पर लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में मतलब रिपब्लिकन पार्टी ने निर्णय ये लिया है कि जेपी नड्डा साहब को हमने एक पत्र दे दिया। तब हमारे पवन गुप्ता जी मेरे साथ थे, तब उस पत्र में हमने ये भूमिका रखी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, सभी सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेगी। योगी का है उत्तर प्रदेश, योगी का है उत्तर प्रदेश, काय के लिए गड़बड़ कर रहे हो अखिलेश? योगी का है उत्तर प्रदेश, क्यों गड़बड़ कर रहे हो अखिलेश? लाल टोपी है आपका वेश, लाल टोपी है आपका वेश, लेकिन 2022 की योगी आदित्यनाथ ही जीतेगी रेस। तो ये रेस जीतने के लिए, जिताने के लिए मैं भी मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में आया हूँ। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत शनिवार को अलीगढ़ के कोल विधानसभा और इगलास विधानसभा में रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने कोल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक बंसल के समर्थन में रोड शो किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय से पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए एलईडी प्रचार वाहनों को कल रवाना किया गया। प्रचार वाहन पहले और दूसरे चरण की सभी सीटों पर जाकर पार्टी की घोषणाओं का प्रचार करेंगे। एलईडी से लैस तकरीबन 150 वाहनों को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सतीश आजमानी ने इन रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सतीश आजमानी ने कहा कि 150 प्रचार वाहनों को विधानसभा क्षेत्रों में रवाना किया गया है। रायपुर जनपद की गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी सांसद संजय सिंह का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मतदाताओं से आप प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार और बिजली मुफ्त में देने जैसे वादे किए। संजय सिंह ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा नेता और प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कल लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के लिए काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण होगा। बजट से जुड़े मुद्दे पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों के पक्के मकान का सपना पूरा किया गया। हर घर को बिजली, हर घर को नल से जल और उज्ज्वला गैस दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर तमाम महत्वपूर्ण काम किए गए। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के विकास के लिए काम किया गया है। 2014 में एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ था, 4,70,000 करोड़ रुपया हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार 275 बिलियन डॉलर 2013-14 में था, जो बढ़कर 630 बिलियन डॉलर हुआ है आज तक का सबसे। 2014 में 35 बिलियन डॉलर
विदेशी पूंजी निवेश यानी कि FDI आई थी। हालांकि पिछले साल आपदा थी, उसके बावजूद $80 बिलियन FDI आई, विदेशी पूंजी निवेश आया। ये कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं जो अपने आप में दिखाते हैं जो 70 साल में नहीं कर पाए वो 7 वर्षों में मोदी जी ने करने का काम किया है। इस बार के बजट में भी आज तक का सबसे बड़ा बजट 39,45,000 करोड़ रुपए का यह बजट अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को लेकर आया है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो उसमें भी 35% की वृद्धि हुई है, जो आज तक का सबसे बड़ा 7.5 लाख करोड़ रुपया इसके अंतर्गत खर्च होगा। पिछले साल 5.5 लाख करोड़ खर्च हुआ था, इस बार 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। इससे PM गति शक्ति योजनाओं को भी बल मिलेगा, देश भर में आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा, और मैं तो ये कहूंगा आत्मनिर्भर भारत की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण होगा। इस बजट में कुल मिलाकर 9 करोड़ लोगों को ग्रामीण भारत में नल से जल मिलता है, और उनमें से भी 5 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को हमने पिछले 2 सालों में देने का काम किया। मात्र 2 सालों में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को हमने पानी देने का काम किया, और इस वित्तीय वर्ष में 60,000 करोड़ का प्रावधान किया है। 4 करोड़ घरों को नल से स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में चित्रकूट जनपद में 27 फरवरी को मतदान होगा, जिसके लिए 1 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रारंभ की गई। नामांकन प्रक्रिया के 5वें दिन चित्रकूट सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद कांग्रेस की निर्मला भारती ने नामांकन पत्र जमा किया। इसके अलावा सपा प्रत्याशी अनिल सिंह और CPI प्रत्याशी अमित यादव ने अपना नामांकन किया। वहीं मऊ मानिकपुर सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रंजना पांडे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रदेश में काम है, उस कारण से प्रदेश की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना चाहती है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे आशा है कि अपने जो विधानसभा चित्रकूट के हमारे भाई बहन हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में भाजपा को वोट करेंगे। इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश की बेहतरी और उत्तर प्रदेश को विकास पर रास्ते पर ले जाने का चुनाव है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर एक बार मुझे मौका मिलेगा तो 75 साल का इतिहास बदलूंगा। आप बेटा और भाई के रूप में एक बार मेरी मदद करिए। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों की अगर आवाज को कोई बुलंद कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी बुलंद कर रही है। किसानों के लिए लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और जो है आप लोग देख रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ है। अगर मानिकपुर की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो मैं क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए काम करूंगी। 5वें चरण के मतदान के लिए जनपद सुल्तानपुर में 1 फरवरी से चल रहे नामांकन में अब तक 15 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए हैं। कल 5वें दिन सपा प्रत्याशियों में कादीपुर से भगेलू राम, सुल्तानपुर से अनूप संडा, जयसिंहपुर से अरुण वर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बसपा प्रत्याशियों में इसौली से यश भद्र सिंह, सुल्तानपुर से डॉक्टर DS मिश्रा, जयसिंहपुर से पूर्व विधायक OP सिंह, कादीपुर विधानसभा क्षेत्र से हीरालाल गौतम ने और कांग्रेस के सुल्तानपुर से प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। सभी प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में विकास को ही मुद्दा बताया है। हमारा मिशन प्रेम का है। हमारा मिशन ये है कि सबको साथ लेकर के सबके साथ जो है आपसी द्वंद्व न हो, नफरत न हो, भाईचारा रहे। हम मुद्दों की बातें करें, हम सड़क बिजली पानी की लड़ाइयाँ लड़ें, लेकिन आपस की लड़ाइयाँ, दिलों का बंटवारा जो ये हो रहा है, कांग्रेस इससे निजात दिलाने के लिए एक नई राजनीति शुरू करना चाह रही है।
हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जातिगत जो भी कुछ है वो इसौली में नहीं है, क्योंकि अगर जातिगत होता तो हम पिछले चुनाव में लगभग 44,000 वोट पाए थे, जिसमें कि एक गांव भरसरा था जिसका कि वो खुल नहीं पाई थी मशीन। अगर उसको जोड़ा जाता तो हमारा 44,000 के ऊपर होता। तो अगर जातिगत होता तो कहाँ इतना वोट मिलता। 2012 से 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो पूरे सुल्तानपुर का विकास करने का हम लोगों ने, हमारी सरकार ने काम किया है। मिनी ट्रामा सेंटर, महिला चिकित्सालय की नई इमारत, सुल्तानपुर का बस स्टेशन, नगर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु 32.5 करोड़ रुपए से ओवरहेड टैंकों का निर्माण, पूरे विधानसभा क्षेत्र में 100 किलोमीटर से ज़्यादा पक्की सड़कों का पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण, सैकड़ों हैंड पाइप और सोलर लाइट, और 1.25 करोड़ रुपए गरीबों के इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री के सहायता कोष से उस कार्यकाल में दिलाए गए थे। इसके अलावा पूरे समय सदैव हम लोग जनता के बीच में उसके सेवक की तरीके से हमेशा उपस्थित रहे हैं। ये जनता बल है, इसमें 4.25 लाख के लगभग 3,68,70,000 मतदाता हैं। कोई किसी को खरीद नहीं सकता, कोई किसी की जमीन को नहीं बेच सकता है। अब बाकी सड़क पर तो बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, उनके लिए कुछ मैं नहीं उसके लिए कोई टिप्पणी कर सकता। निश्चित तौर पर आप लोगों के आशीर्वाद से, आम जनता के आशीर्वाद से, बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं 188 सुल्तानपुर विधानसभा में जीत का परचम लहराऊंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान संपन्न होगा। चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत लगा दी है। पहली बार मतदान करने वाले युवा क्या कुछ सोच रहे हैं, राजनीतिक मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत की हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान होगा और इस मतदान के लिए सारे राजनीतिक दल जनता के विभिन्न मुद्दों पर उनको प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद युवाओं की होती है। युवा क्या चाहता है, कैसा नेतृत्व चाहता है, क्या बदलाव चाहता है, और अगर वोट देता है तो उसकी जरूरतें क्या हैं, मांग क्या है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए तो मैं यही चाहूँगी कि महिला सुरक्षा हो, जॉब मिले आज की युवाओं को, क्योंकि काफ़ी मारामारी है जॉब को लेके। तो मैं यही गवर्नमेंट से मतलब ये वो करूँगी कि बहुत सारे वो मिला। मैं गांव से हूँ तो मैं चाहूँगी गांव के डेवलपमेंट के लिए भी वर्क हो, हर सिटी में कॉलेजेस वगैरह हो, जिससे जो महिला है वो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो दूसरे जगह नहीं भेजते, तो एटलीस्ट उनको उस सिटी में मिले और प्रॉपर एजुकेशन मिले, क्योंकि इस वजह से वो एजुकेशन से वंचित रह जाती हैं और वो 12th पास आउट करके उनकी शादी हो जाती है। तो ये उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, युवा चाहता है उसे रोजगार मिले। ये रोजगार कैसे मिलेगा, सरकार कैसे उन्हें उपलब्ध कराएगी, इसके लिए सरकार कई योजनाएं बनाती है। आरोप भी है कि रोजगार देने में सरकार कहीं न कहीं असफल रह जाती है, लेकिन इसके अलावा भी सरकार कुछ ऐसे प्रयास करती है कि जिससे युवा केवल रोजगार न पाए बल्कि रोजगार देने लायक बने। ऐसे ही कुछ हमारे साथ युवा हैं। सर, मैं सरकार की योजनाओं के अंतर्गत हमारे कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें सरकार की योजनाओं के तहत जो स्टार्टअप हैं अलग अलग सर्विसेज और सेक्टर में रोज़गार प्रदान करने का काम करते हैं और अपने आइडियाज़ पे काम डेवलपमेंट करते हैं। उनको सरकार की तरफ से फंड्स वगैरह दिए जाते हैं और कई तरह की योजनाएं हैं जिनसे हमको अन्य तरह की मदद मिलती है। इस इंक्यूबेशन सेंटर में हम स्टार्टअप को बड़ा करते हैं, बिल्ड करते हैं, ताकि उनका बिजनेस फैले। बिजनेस फैलेगा तो जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, वो दूर होगी। तो पिछले कुछ सालों से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वुमेन सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है और एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अब बैलेंस है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। जो भी सरकार बने वो इम्प्रूवमेंट दे, जैसे कि बेरोज़गारी, जैसे लॉकडाउन में आजकल लोगों को बहुत बेरोज़गारी हुई है, लोग अपना परिवार छोड़ के गए हैं। ज़्यादातर तो मुद्दा बेरोज़गारी ही है कि जो भी सरकार बने वो बेरोज़गारी को दूर करे और एजुकेशन में और एक सिक्योरिटीनेस में वुमेन्स के उसमें बढ़ावा दे। बस बिल्कुल, डेवलपमेंट के साथ एजुकेशन और एजुकेशन के साथ कहीं न कहीं जो है बदलाव विकास का, शिक्षा के क्षेत्र का, रोजगार का। जो भी हमारी एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। हालांकि काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट तो हो चुका है, लेकिन जैसे मतलब गर्ल्स के लिए भी उतना ही वो रहे
कि वो भी अपने आप को सेफ मान सके, अच्छे से पढ़ सके। और जॉब से रिलेटेड ये है कि वो मतलब जो भी सेक्टर हो काफ़ी रोज़गार मिले उस मतलब युवाओं को। जो मेरे मुद्दे जो होंगे वो डिजिटलाइजेशन के होंगे, क्योंकि रोज़गार जो है वो मेनली आजकल डिजिटलाइजेशन पर ही डिपेंडेंट है। कहीं न कहीं से बात यह भी उभर करके आती है, विपक्ष कहता है कि वर्तमान सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया कि युवाओं को पाने के लिए कुछ मिल सके, लेकिन युवा चाहता क्या है, वर्तमान में पाया है, आगे की उसकी इच्छा क्या है। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त रहेगी कि जो सरकार काम करे वो स्कूली शिक्षा के लिए काम करे, क्योंकि अगर हम बात करें अभी भी हमारे काफ़ी सारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अभी अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाती। और स्पेशली अगर मैं बात करूं जो स्कूलों के अंदर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की शिक्षा के में बढ़ावा दे सरकार, इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर बच्चे स्कूल में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों, आज से सीखेंगे तो कल को उनके अंदर नई चीज़ वो बनाएंगे, वो नई चीज़ बनाकर वो उस नई चीज़ को फिर किसी को बेच सकते हैं। डेट मीन्स उसकी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और उस कंपनी शुरू करने से वो एक रोज़गार के अवसर दूसरों के लिए खोल सकते हैं। रोजगार के अवसर जो है दूसरों के लिए प्रदान करना या रोजगार अपने लिए ढूंढना, दोनों में काफ़ी अंतर है। हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो कम ही उम्र में दूसरों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने का मादा रखते हैं। हमारा यही मानना है कि सरकार की इम्प्रूवमेंट बहुत करा है। स्टार्टिंग यूपी स्टार्टिंग इंडिया की तरफ से हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हमारा कॉलेज नॉर्मल MIT कॉलेज ने MIT इंक्यूबेशन फोरम खोला है जिसमें हम इंक्यूबेटेड है। तो ये था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ का युवा मन, जो कहीं न कहीं एक ऐसी तलाश में है, एक ऐसी सरकार की तलाश में है जो उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरी उतर सके। कैमरामैन अजीत के साथ आशुतोष शुक्ला, मेरठ। वाराणसी को देश की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है, साथ ही इसे प्राचीन समय से शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। वाराणसी में बसंत पंचमी के दिन छात्र तथा विद्वज्जन ज्ञान विद्या की प्राप्ति के लिए आदिकाल से देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। छात्र छात्राएं, युवा, बच्चे सभी माता सरस्वती के आगे शीश नवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कल बसंत पंचमी के दिन एक मुस्लिम छात्रा शमा परवीन भी वाराणसी में देवी सरस्वती का आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनकर बसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं और देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है और बसंत ऋतु शुरू होती है। पूजन का आयोजन है, उधर भजन भी चल रहे हैं। सभी लोग आज सरस्वती देवी जो कि हमारी विद्या की देवी हैं, जो हमारी विद्या, कला, संगीत सब की देवी हैं, उनका आज पूजन किया जाता है और उसी पूजन के उपलक्ष्य में आज लोग इधर आ जा रहे हैं। हम लोग भी उसी उपलक्ष्य में इधर आए हुए थे। विधानसभा चुनाव में महिलाओं द्वारा 100% मतदान को सुनिश्चित करने के लिए भदोही की जिलाधिकारी आर्यका खौरी ने जिला मुख्यालय में सैकड़ों महिला कर्मचारियों के साथ स्कूटी रैली निकाली और मतदान के लिए महिलाओं को शपथ दिलाई। स्कूटी रैली का नेतृत्व करते हुए जिलाधिकारी ने खुद भी 4 किलोमीटर तक स्कूटी चलाई। महिलाओं को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी आर्यका खौरी ने शान के लिए प्रेरित किया। देखिए, महिलाएं स्कूटी बहुत चलाती हैं और इस स्कूटी रैली के माध्यम से हम महिला मतदाताओं को टारगेट करना चाहते हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कि जनपद में, भदोही जनपद में 7 मार्च को वोट पड़ेगा, उसमें ज़रूर आएँ, सामने आएँ और बूथ तक पहुँचे, वोट ज़रूर डालें। हमारे जनपद में महिला मतदाताओं की संख्या वोटिंग रोल में बहुत बढ़ी है, अधिक संख्या में बढ़ी है, जिससे हमारा जेंडर रेशियो इम्प्रूव हुआ है। अब उसका सार्थक अर्थ यही होगा, अगर वो आकर के वोट डालें तो हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और महिलाओं का वोटिंग परसेंट मैं चाहती हूँ कि 100% हो। बरेली में स्वीप कार्यक्रम महिलाओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जो कलेक्ट्रेट से शुरू होकर विकास भवन पर समाप्त हुई। रैली में जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी महिलाओं के कदम से कदम मिलाकर चले और जनता को 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में अपने मत का अधिकार प्रयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने कहा कि जिला प्रशासन वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है, महिला रैली भी उसी का हिस्सा है। इसके साथ ही ऑनलाइन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, एक ही संदेश है सबको, मतदाता अपने घरों से बाहर आएं और 14 फरवरी को अपना मत अवश्य डालें। अभी आपको हाल में ही आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक वेबिनार किया था, जिसमें सभी ग्राम प्रधान और हमारे कर्मचारी गण भी जुड़े थे, पत्रकार लोग भी जुड़े थे, समाज के अन्य लोग भी जुड़े थे
उस दिन भी हमने एक ही बात कही थी और आज भी लोगों से ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि 14 फरवरी को अपने घरों से निकलें, शांतिपूर्वक अपना मत डालें, औरों को भी प्रेरित करें कि अपना मत डालें, क्योंकि ये मत देना उनका अपना अधिकार है और 5 साल में एक बार ही इसका अवसर मिलता है कि इस अधिकार को प्रयोग करें। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर पर हमारे अवेयरनेस ग्रुप बने हुए हैं, वो भी सक्रिय हैं और हमारे BLOs और उनके साथ जो पूरी टीम है वह उनको शिक्षित कर रही है। मतदान करने की जो शिक्षा है, पाठशालाएं हैं हमारी चलाई गई हैं पहले से, अभी भी सक्रिय हैं और प्रतियोगिताएं बहुत सारी कराई गई हैं अवेयरनेस के लिए। आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। अभी आने वाले दिनों में हम लोग संजय गांधी मेमोरियल हॉल में भी लोगों को जागरूकता कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उद्देश्य केवल एक है कि लोग घरों से बाहर आएं और अपना वोट डालें। शासन की ओर से महिला मतदाता जागरूकता रैली यहां पर आयोजित की जा रही है। ये रैली कलेक्ट्रेट से विकास भवन तक के लिए जाएगी और इस मतदाता जागरूकता रैली में हमारी आंगनवाड़ी, आशा और स्वयं सहायता समूह और हमारी समाज सेवी महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। इस रैली को अभी कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाई जा रही है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय, ADM साहब और महिला कल्याण विभाग के सभी स्टाफ एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित हैं। साथ ही इस रैली का औचित्य है कि महिलाएं और हमारे समस्त वोटर अधिक से अधिक जागरूक हों और अपने वोट का 100% उपयोग करें। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली और मुजफ्फरनगर में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने किया व्यापक जनसंपर्क। सपा रालोद गठबंधन के नेताओं ने मथुरा में, बसपा प्रमुख मायावती ने सहारनपुर में और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ जिले में किया चुनाव प्रचार। विधानसभा चुनाव के 5वें छठे चरण के लिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ नामांकन प्रक्रिया जारी। 5वें चरण के लिए 27 फरवरी और छठे चरण में 3 मार्च को होगा मतदान। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में कहा, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर होगा आधुनिक भारत का निर्माण। हाल में पेश हुए आम बजट के प्रमुख बिंदुओं पर की चर्चा। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में एक बार फिर सामने है, इसलिए मास्क पहने, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।